जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपना इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से 10 नवंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके पे भी नज़र डालेंगे। पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया ने महाराष्ट्र में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है साथियों, आपको अष्टाहिंड। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने महाराष्ट्र में अष्टहिंड संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया है। ठीक है, ये याद रखना है। नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टहिंड का तीसरा संस्करण आज महाराष्ट्र के पुणे में पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है, और ये 8 से 21 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, और यह अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित होने वाला एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। और साथ ही साथ अष्टाहिंड का पिछला संस्करण जो है 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ अर्ध शहरी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में संयुक्त उप परंपरागत संचालन करने में अंतर संचालनशीलता को बढ़ाना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अंतर्गत संचालन पर ध्यान केंद्रित करना है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में हम नजर डाल लेते हैं साथियों संयुक्त अभ्यासों पर, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि बांग्लादेश के साथ में जो युद्धाभ्यास हुआ करती है वो हुआ है संप्रीति। इसके बाद में चीन के साथ में हैंड इन हैंड है। फ्रांस के साथ में है शक्ति। इसके बाद में इंडोनेशिया में आप देख पा रहे होंगे गरुड़ शक्ति। इसके बाद में कजाकिस्तान के लिए है कजाकिस्तान के लिए है गरुड़ शक्ति। इसके बाद में सॉरी कजाकिस्तान इंडोनेशिया के लिए क्या है? इंडोनेशिया के लिए आप देख पा रहे होंगे, इंडोनेशिया के लिए गरुड़ है, कजाकिस्तान के लिए प्रबल। इसके बाद में नेक्स्ट कजाकिस्तान के लिए प्रबल 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 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख पा रहे होंगे किर्गिस्तान के लिए खंजर। उसके बाद में मालदीव के लिए एक्वेरियन। उसके बाद में मंगोलिया के लिए है नोमडिक एलिफेंट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है साथियों म्यांमार का हिम्बैक्स है। नेपाल का आप देख पा रहे होंगे सूर्यग्रहण है। उसके बाद में ओमान का है अल नगहा। रूस का है इंद्र। और इसके बाद में रूस के साथ में क्या कहते हैं इंद्र। उसके बाद में सेल्स का है लमितिये। इसके बाद में श्रीलंका मित्र शक्ति। इसके बाद में थाईलैंड मित्र मैत्री। इसके बाद में ब्रिटेन का आपको याद रखना है, ब्रिटेन का अजय वॉरियर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ में युद्धाभ्यास है। और उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में दूर है। ठीक है, तो याद रखना है वज्र प्रहार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास संयुक्त युद्धाभ्यास थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है मालाबार का। मालाबार के साथ में भारत का संयुक्त राज्य मालाबार जो है भारत 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 और संयुक्त राज्य अमेरिका और साथ ही साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया इन देशों के साथ में ये संयुक्त अभ्यास होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है वरुण। वरुण भारत और फ्रांस के मध्य में होता है। ठीक है, इसके बाद में लो फेरोज आपको याद रखना है। लो फेरोज जो है भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस जापान और थाईलैंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण देशों के साथ में ये युद्ध अभ्यास होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यदि मैं बात करूँ समुद्री ड्रैगन की। समुद्री ड्रैगन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जापान कनाडा दक्षिण कोरिया और दक्षिण कोरिया इनके साथ में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला कोकण। कोकण की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों कोकण के लिए कोकण है भारत और ब्रिटेन। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के मध्य में होता है। ठीक है, इसके बाद में व्हाइट स्टार आपको याद रखना है भारत के साथ में अन्य 34 देशों के साथ में ये किया जाता है। ठीक है, सिल्वेक्स की यदि मैं बात करूँ तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में। और तो ये कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त अभ्यास थे जो कि आपको याद रखने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसका फाइनल पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड करके इसको पुनः फिर से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति आपको याद रखना है, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होता है। ठीक है, इसके बाद में अल अल मोहद अल हिंद की यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ भारत और साउथ और अरब के साथ में। इसके बाद में भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात या फिर भारत
तो यहाँ हम लिख सकते हैं अमीरात या फिर त्रिपक्षीय अभ्यास, जो कि भारत फ्रांस और यूएसए के मध्य में होता है। ठीक है, भारत फ्रांस यूएसए, या हम कह सकते हैं त्रिपक्षीय। सो ये है भारत फ्रांस और यूएसए, ये भी ठीक है, सॉरी यू यूएई के साथ में है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम देख लेते हैं साथियों, मानवीय सहायता और आपदा राहत तथा खोज एवं बचाव ऑपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, सो इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो कि आपको याद रखना है। कावेरी ऑपरेशन चलाया गया था साथियों सूडान से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए। ठीक है, जो कि लाल सागर में ये चलाया गया था। ऑपरेशन ऑपरेशन करुणा की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो म्यांमार को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ये ऑपरेशन करुणा चलाया गया था, और जो कि रंगून और म्यांमार में स्थित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है ब्रह्मपुरम 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 अग्नि शमन। तो ये था साथियों, ये ऑपरेशन चलाया गया था ब्रह्मपुरम ठोस अपशिष्ट उपचार यंत्र में अग्निशमन प्रयास में स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए। ठीक है, जो कि कोची में ये चलाया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में हम नजर डाल लेते हैं साथियों सहयोग सेवाओं के साथ में एकीकृत अभ्यास, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये पार्ट को मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे सहयोग सेवा सहयोग सेवा के साथ में एकीकृत अभ्यास। तो सबसे पहला अभ्यास आपको याद रखना है क्रांति महोत्सव। सो क्रांति महोत्सव में आपको याद रखना है 01 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट, या फिर रिमोटली फाइट क्या है रिमोटली फाइट टेट। ठीक है, सो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, सो इस ये पूरा वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके आप एक बार देख लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है मानवीय सहायता और आपदा राहत के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास है या ऑपरेशन हम कह सकते हैं। सो इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑपरेशन दोस्त, जो कि चलाया गया था तुर्की और सीरिया के लिए। ठीक है, जो कि तुर्की सीरिया के मध्य में हुआ था, और ये भूकंप से राहत दिलाने के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी की यदि मैं बात करूँ साथियों, तो ये सूडान के लिए चलाया गया था, जो कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को यानी कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सूडान से। ठीक है, इसके बाद में ऑपरेशन अजय, जो कि हमास के लिए चलाया गया था, जो कि इसराइल गाजा के सुरक्षा के लिए चलाया गया था, और चिकित्सा और आपदा राहत प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हमने यहाँ पे नजर डाला था, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में 21 नवंबर को पिक्की के अध्यक्ष का पदभार कौन संभालेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि हाल ही में 21 नवंबर को फिक्की के अध्यक्ष का पदभार कौन संभालेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हर्षवर्धन अग्रवाल, क्योंकि हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष का पदभार संभालने के लिए हर्षवर्धन को चुना गया है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। और फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में आधिकारिक तौर पर हर्षवर्धन को भारत के अग्रणी उद्योग निकायों के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना चाहते हैं कि भारतीय वाणिज्य एवं प्रौद्योगिकी महासंघ के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि हम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। सो इसकी स्थापना आपको याद रखना है, भारतीय वाणिज्य उद्योग की स्थापना जो हुआ था 1927 में, और ये गैर सरकारी या गैर लाभकारी संगठन के अंतर्गत आता है, और भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना शीर्ष व्यावसायिक संगठन माना जाता है। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों कि उत्तराखंड स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। सो आपको याद रखना है साथियों, उत्तराखंड स्थापना दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सो उत्तराखंड स्थापना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नजर आते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस, जिसे उत्तराखंड दिवस के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तराखंड से उत्तराखंड के एक अलग राज्य के रूप में संगठन को
चिन्हित करने करने के लिए मनाया जाता है और देवताओं की भूमि के रूप में से माना जाता है और राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कई हिंदू तीर्थ स्थल यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना है। और यहाँ दिन जो है उत्तराखंड की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व महत्व और एक अलग राज्य बनने की यात्रा के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के साथ में क्षेत्र क्षेत्र के सांस्कृतिक और भौगोलिक और प्रशासनिक मतभेद के कारण राज्य के दर्जे के लिए लंबे संघर्ष के बाद में उत्तराखंड का आधिकारिक रूप से 9 नवंबर 2000 को किया गया था। इसका गठन किया गया था और प्रारंभ में इसका नाम उत्तरांचल था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल था, जो लेकिन 2007 में इसका नाम बदल कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने नवीन एवं नवीनीकरण किस मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की अनुसंधान अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना चाहती हो, ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए यानी कि प्रस्ताव को आमंत्रित किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है कि भारत सरकार ने हाल ही में नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को आमंत्रित किया है और इसकी घोषणा किया गया था साथ ही 4 नवंबर 2024 को ये जारी किया गया था। ठीक है, सो अब ये आपको याद रखना है। उत्कृष्टता केंद्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर नजर डाल लेते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। सो हरित हाइड्रोजन में नवाचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के उत्पादन भंडारण और उपयोग में नवाचार को बढ़ावा देना है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला याद रखना है कि ऊर्जा ऊर्जा स्वतंत्रता टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों को आगे बढ़ाकर दीर्घ अवधि के लिए भारत की ऊर्जा ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ाना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाकर निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन करना है और सहयोग को बढ़ावा देना और हरित हाइड्रोजन में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के उद्योग शिक्षा और सरकार के बीच में सहयोग को सुविधाजनक बनाना इनके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि 4 बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है साथियों कि सीईओ के कार्य और हम कह सकते हैं कि भूमिका अत्याधुनिक अनुसंधान हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान के लिए केंद्र बिंदु के रूप में भी ये कार्य कराना है। ठीक है, इसके बाद में जो है कौशल विकास हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के लिए कार्यबल को सुसज्जित करने हेतु प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना और साथ ही साथ ज्ञान प्रसार हरित हाइड्रोजन परिस्थितिकी तंत्र में जागरूकता और ज्ञान ज्ञान यानी कि साझाकरण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे नजर डालते जाती हूँ हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। सो ये हरित हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था 4 जनवरी 2023 को और ये 19,744 रुपये इसमें लागत लगे थे। ठीक है, और वित्त वर्ष 2029 से वित्त वर्ष 2029-30 तक की योजना का इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करना यह भारत की अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में जीवाश्म ईंधन के यातायात पर निर्भरता कम करना और भारत को हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और बाजारों में बाजार में अग्रणी क्षमता बनाने यानी कि बनने में क्षमता को विकसित करना है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है साथियों आपके इसकी स्क्रीन पे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति के दौरान क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय स्तर पर पारंपरिक हथियार नियंत्रण पर कौन से देश का प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना चाहते हो। हाल ही में
पाकिस्तान और सीरिया ने सीरिया का जो है समर्थन नहीं किया है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति के दौरान क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय स्तर पर पारंपरिक हथियार नियंत्रण पर पाकिस्तान और सीरिया देश का प्रस्ताव को समर्थन नहीं किया है। ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति के दौरान क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय स्तर पर पारंपरिक हथियार नियंत्रण पर पाकिस्तान और सीरिया के प्रस्ताव को समर्थन नहीं किया है और इस प्रस्ताव का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्र में हथियार नियंत्रण को बढ़ावा देना था, जिसे 179 मतों के साथ में पारित किया गया था और इजराइल मतदान के अनुपस्थिति यहाँ पे इजराइल मतदान अनुपस्थित रहा, जबकि भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने प्रस्ताव का विरोध किया, जो कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित क्षेत्रीय प्रभाव के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय है साथियों न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, और इसके प्रमुख अंग आपको देखने को मिलेगा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में एनटीपीसी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना चाहती हो, हाल ही में एनटीपीसी ने अपना 50वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, सो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत औद्योगिक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने 50वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया है और अग्रणी विकास, नवाचार और सतत ऊर्जा विकास के 5 दशकों का ये प्रतीक है। ठीक है, सो नोएडा इंजीनियरिंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ये आयोजन का समारोह यहाँ पे में आयोजित किया गया था। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, जो कि सीएमडी श्री गुरदीप सिंह गुप्ता के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था और जिसमें कि देश भर के कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित थे। ये आपको याद रखना है। यह उपलब्धि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में इनके निरंतर विकास के लिए एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है साथियों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, कि हाल ही में संजू सैमसन T20 में लगातार कितने शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो इसको याद रखना है साथियों। हाल ही में जो है सैमसन T20 लगातार जो है कितने शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो ये पहले शतक लगाने वाले, या हम कह सकते हैं कि पहले शतक लगाने वाले पहले भारतीय या पहले क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पहले स्थान पे है। ठीक है, इसके बाद में इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं कि संजू सैमसन T20 में लगातार 2 शतक, सॉरी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकंड है। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, दूसरा, यानी कि दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि संजू सैमसन T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, और नवंबर की देर रात भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले टी ट्वेंटी में 61 रनों से हरा दिया था और साथ ही साथ किंग्समेड स्टेडियम में ये संजू सैमसन की सेंचुरी की मदद से भारत ने 202 रन बनाए थे। और इससे रिलेटेड यही पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। और जवाब में साउथ अफ्रीका टीम ने 17.5 ओवर में 141 रन पर सिमट गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। और संजू सैमसन पहले सॉल्ट गुस्तवान मैकान और हम कह सकते हैं राइली रूसो का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है और एक साल में भारत ने 7वीं बार 200 रन का स्कोर यहाँ पे खड़ा किया है। संजू सैमसन पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में भारत के बाहर शतक लगाया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और टेस्ट में कारनामा विजय मंजरेकर ने सन 1953 में ये किया था। ठीक है, और जबकि
वनडे में राहुल द्रविड़ ने सन 1999 में भारत के बाहर शतक लगाया था। ये कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों टी20 की, तो टी20 के लगातार 2 मैचों में शतक लगाने वाले कुछ बल्लेबाज है, जैसे कि संजू सैमसन इंडिया के हैं, जो कि इन्होंने लगाया था अफ्रीका बांग्लादेश के विपक्ष में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है फिलिप सॉल्ट, जो कि इंग्लैंड की टीम से खेले गए थे। इन्होंने वेस्ट इंडीज के मध्य भी लगाया था और ये 2023 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में गुस्टवान में कौन है, फ्रांस के मध्य में हुआ था और ये स्विट्जरलैंड नॉर्वे के विपक्ष में हुआ था, ठीक है। और इटली, सॉरी, राइली रूसो साउथ अफ्रीका की टीम टीम था, जो कि बांग्लादेश के विपक्ष में हुआ था, जो 2022 में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों कि हाल ही में 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसको मिला है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि हाल ही में 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसको मिला है? सो आपको याद रखना साथियों, ये पुरस्कार मिला है उर्मिलेश को, ठीक है। सो ये है उर्मिलेश और हाल ही में कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो है इसी को यानी कि उर्मिलेश को मिला हुआ है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। सो 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार उर्मिलेश को मिला है और जो कि 8 नवंबर को पत्रकारिता और यूट्यूबर उर्मिला को इस बार कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और यह संस्करण 15 नवंबर को गांधी शांति प्रतिष्ठान के सभागार में दिया गया है, ठीक है। ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों कि हाल ही में हर्षवर्धन अग्रवाल बने कौन से नए कहाँ के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपको याद रखना चाहती हूँ कि हाल ही में अग्रवाल, जो हर्षवर्धन अग्रवाल है, FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में से चुना गया है, ठीक है। और ये है हर्षवर्धन अग्रवाल। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे नजर डालते रहती हूँ कि हर्षवर्धन अग्रवाल बने FICCI के नए अध्यक्ष, ठीक है, जो कि 8 नवंबर को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन को चुना गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और यह निर्णय FICCI की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में किया गया है। हर्षवर्धन अग्रवाल 21 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली FICCI के संतानवे वार्षिक बैठक के समापन समापन पर महिंद्रा ग्रुप के CEO एवं MD अनीश शाह की जगह लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि हर साल 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो दिवस है इस माह के यानी कि नवंबर के, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो आपको याद रखना चाहते हो कि हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि हर साल 9 नवंबर को जो है राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसे सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही साथ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस की शुरुआत जो पहली बार किया गया था वो किया गया था 1995 में किया गया था, ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण डेट्स है साथियों जो कि आपको याद रखना है। सन 1900 यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 नवंबर वाले पूरे जो यहाँ पे दिवस है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सन 1989 में ब्रिटेन में मृत्युदंड की सजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। कब? 9 नवंबर सन 1989 को, ठीक है, सॉरी 89 को। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि 1984 9 नवंबर 1984 को OB अग्रवाल अमेयोर स्नूकर ने विश्व चैंपियन बने थे, ठीक है। इसके बाद में सन 1994 में आपको याद रखना है कि 9 नवंबर 1994 में दार्जिलिंग में हिमालय पर्वत रोहन रोहन की संस्थान की स्थापना यहाँ पे किया गया था, ठीक है।
सो ये आपको याद रखना है। 9 नवंबर 1953 में कंबोडिया कंबोडिया को फ्रांस से आज़ादी मिली थी, ये भी आपको याद रखना है। और 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार ने सैन्य कार्यवाही के जरिए जूनागढ़ 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 मुक्त करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। और सन 9 नवंबर सन 1922 में दिल्ली जल आपूर्ति योजना की औपचारिक शुरुआत भी 9 नवंबर को ही हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। इसके बाद में हम नजर डाल लेते साथियों महत्वपूर्ण दिवस पे, जो कि 1 नवंबर को मनाया जाता है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पंजाब, ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेट है जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पंजाब, इनकी स्थापना कब किया गया था? सो इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 3 नवंबर को मनाया जाता है साथियों बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके बाद में 5 नवंबर को मनाया जाता है मेलबर्न कप दिवस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है 6 नवंबर को मनाया जाता है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में 10 नवंबर को विश्व परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 28 नवंबर को आपको याद रखना है साथियों लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे साथियों आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि साथ ही साथ हमने यहाँ पे चर्चा किया इम्पोर्टेंट जीके पे, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। ठीक है, सो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा साथियों। और ये क्लास आपको हर रोज मिलता है, और इसका फाइनल पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जो कि हर रोज का जो वीडियो आपको मिलता है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी आपको देखने को मिलता है, सो वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और यदि आप कभी कभी अपने आप को डिमोटिवेट महसूस करते हैं साथियों, सो आप बल्कि सलामी के नाम से एक चैनल है जिसमें कि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है। सो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे जो है मोटिवेट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, सो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।